नमस्ते। इस नई एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूरे संवैधानिक ढांचे की। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो एकदम टू द पॉइंट रिवीजन करेंगे ताकि सारे जरूरी आर्टिकल्स और फैक्ट्स बिना किसी परेशानी के याद हो जाएं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे, फिर सारे आर्टिकल्स की एक लिस्ट पर नजर डालेंगे, उसके बाद एग्जाम वाले सबसे जरूरी आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे और आखिर में एक क्विक वन लाइनर रिवीजन। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ सबसे अहम और बुनियादी फैक्ट से। नई दिल्ली में स्थित इस सर्वोच्च न्यायालय की नींव के कुछ नंबर्स देखना काफी दिलचस्प है। सबसे पहला नंबर है 28, मतलब 28 जनवरी 1950। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली अस्तित्व में आया था। आजाद भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब अगर आज की बात करें तो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34, यानी सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा 34 जज हो सकते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज शामिल होते हैं। और एक और बहुत जरूरी नंबर है 65। ये नंबर है रिटायरमेंट की उम्र का। सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए ऑफिशियली 65 साल की उम्र ही उनकी रिटायरमेंट एज तय की गई है। चलिए अब संविधान के उस हिस्से में चलते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का पूरा खाका खींचा गया है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। इस लिस्ट में देखिए, शुरुआत होती है आर्टिकल 124 से, जहां इसकी स्थापना की बात है। फिर आगे बढ़ते हुए जजों की सैलरी, एड हॉक जजों की नियुक्ति, और फिर 134A तक अलग अलग मामलों में अपील के अधिकार जैसी चीजें कवर होती हैं। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है। थोड़ा और आगे चलें तो पावर का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे 136 में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी की बात है, 137 में फैसलों के रिव्यू का पावर है, और 141 तो सीधा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होगा। और इस पूरी लिस्ट के आखिर में आता है आर्टिकल 143, जहां राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की पावर है। इसके बाद 145 और 147 में कोर्ट की अपनी प्रक्रियाएं और संविधान की व्याख्या से जुड़े रूल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, वो आर्टिकल्स जो एग्जाम्स के लिए हाई यील्ड हैं, मतलब जिन्हें रट लेना ही समझदारी है। सबसे पहले आर्टिकल 124, एकदम सिंपल और बेसिक। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन से जुड़ा है। बिना इसके तो आगे की कोई बात ही नहीं हो सकती। अब ये देखिए, आर्टिकल 129 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहां जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाएगा, और निचली अदालतें उसे एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करेंगी। इसके बाद है आर्टिकल 131, जो देता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मान लीजिए कि केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच कोई विवाद हो जाए, तो वो मामला किसी छोटी अदालत में नहीं जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 136। ये एक मास्टर की या कह लीजिए एक बहुत बड़ी पावर है, स्पेशल लीव पिटिशन, जिसे हम अक्सर एसएलपी कहते हैं। इसके तहत कोर्ट किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की विशेष अनुमति दे सकता है। अब बात करें आर्टिकल 141 की, तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट बॉस बनाता है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून या फैसला तय कर दिया वो पूरे भारत की हर एक अदालत पर पूरी तरह से बाध्यकारी होगा, मतलब जो कह दिया गया वो फाइनल है। आर्टिकल 142 को समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का संवैधानिक ब्रह्मास्त्र है। ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने की स्पेशल पावर देता है। अगर न्याय करने के लिए मौजूदा कानूनों से थोड़ा आगे भी जाना पड़े तो कोर्ट इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता है। और इस अहम लिस्ट के आखिर में है आर्टिकल 143। ये भारत के राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास अधिकार देता है कि वो किसी भी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे सलाह मांग सकते हैं। चलिए, हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया है। अब इन सब चीजों को परमानेंट मेमोरी में लॉक करने के लिए एक सुपरफास्ट वन लाइनर रिवीजन कर लेते हैं। एकदम तेजी से देखते हैं। 124 का मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन, 129 यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 131 है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और 136 का सीधा कनेक्शन है एसएलपी से। इस ड्रिल को पूरा करते हैं। 141 का मतलब है फैसले बाइंडिंग होंगे, 142 देता है कंप्लीट जस्टिस की पावर, और 143 है राष्ट्रपति का सलाह मांगने का अधिकार। बस ये कोर आर्टिकल्स हमेशा याद रखने हैं।
इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सामने आता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो मांग सकते हैं, लेकिन क्या वो सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? क्या वो बात माननी ही पड़ेगी या वो सिर्फ एक एडवाइस है? इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इससे इस विषय पर समझ और भी गहरी होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।